होते हैं उसमें प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ जाती है, उस वजह से प्रॉब्लम होता है। इसे भी एम्बोलाइजेशन द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। वेरिकोज वेन में पैर दुखते हैं, पैर में जख्म होते हैं, इसे ग्लू एम्बोलाइजेशन द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कौरभी झाड़े है। मैं वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ पुणे से। एम्बोलाइजेशन ये वर्ड आपने बहुत बार सुना रहेगा। एम्बोलाइजेशन, इसका एम्बोलाइजेशन करना है, उसका एम्बोलाइजेशन करना है। इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड। सो बेसिकली एम्बोलाइजेशन होता क्या है? एम्बोलाइजेशन ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है जिसमें हम एंजियोग्राफी द्वारा जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स है या जहाँ पे प्रॉब्लम है वो ब्लड वेसल को बंद करते हैं बिना ओपन सर्जरी किए। सो एम्बोलाइजेशन ये एक बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है ब्लड वेसल्स के द्वारा ट्रीटमेंट करने का। अब हम समझेंगे एम्बोलाइजेशन किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। सो बेसिकली कुछ बीमारी ऐसी होती है या कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जिनको एम्बोलाइजेशन द्वारा बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। उसमें एक सबसे कॉमन बीमारी है यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है यूट्रस में होने वाली गांठ है और उसको एम्बोलाइजेशन द्वारा ट्रीट किया जाता है। सेकेंड है प्रोस्टेट, एनलार्ज प्रोस्टेट जो एल्डरली में पाया जाता है, जिसके वजह से यूरिनेशन का बहुत बार प्रॉब्लम होता है। जो एल्डरली मेल्स होते हैं उसमें प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ जाती है, उस वजह से प्रॉब्लम होता है। इसे भी एम्बोलाइजेशन द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। वेरिकोज वेन में पैर दुखते हैं, पैर में जख्म होते हैं, इसे ग्लू एम्बोलाइजेशन द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इमरजेंसी में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मेजर ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग हो रहा है और उस वजह से पेशेंट की जान को खतरा होता है। ऐसी सिचुएशन में एम्बोलाइजेशन द्वारा उस एबनॉर्मल ब्लड वेसल को बंद करके पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। सो ये हो गया एम्बोलाइजेशन का अलग अलग डिसीज स्पेक्ट्रम जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि क्या एम्बोलाइजेशन एक सेफ प्रोसीजर है। एम्बोलाइजेशन ये बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है। ये मिनिमली इन्वेजिव यानी एक छोटी सी सुई द्वारा किया जा सकता है। एंजियोग्राफी करके जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल है या जिस ब्लड वेसल में प्रॉब्लम है वहां पे हम कैथेटर और वायर द्वारा जाते हैं और उसे बंद करते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है, कहीं पर भी कट नहीं होता है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है। और जब हम इमरजेंसी में एम्बोलाइजेशन करते हैं जहाँ पे ब्लीडिंग बहुत बार समझ में नहीं आती है, तो ऐसे सिचुएशन में एम्बोलाइजेशन एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है जो कि लाइफ सेविंग भी हो सकता है। सो इस तरीके से ये एडवांस ट्रीटमेंट है, बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है और इससे प्रिसाइज और इसमें पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट होता है। अब हम समझेंगे कि एम्बोलाइजेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी चीज़ बिना साइड इफ़ेक्ट्स के नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका कुछ इफ़ेक्ट दिखेगा, राइट? सो अगर हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो देखें तो बेनिफिट डेफिनेटली ज़्यादा है रिस्क के कंपैरिजन में। रिस्क जो हो सकती है एनी एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर, क्योंकि एम्बोलाइजेशन बेसिकली क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई हम बंद कर रहे हैं। सो जब वो ऑर्गन का ब्लड सप्लाई बंद होता है या वो डिसीज़ का ब्लड सप्लाई बंद होता है तो आपको वहाँ पे पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होता है। कभी कभी पेशेंट्स को फीवर होता है। क्यों? क्योंकि हम सेल्स को डेड कर रहे हैं एम्बोलाइजेशन करके और उससे जो टॉक्सिन्स बॉडी में रिलीज होता है, कभी कभी आपको फीवर लगेगा, कभी वीकनेस लगेगा। तो ये कॉमन सिम्टम्स आपको हो सकते हैं आफ्टर एम्बोलाइजेशन, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो इसे सिंपल पेन किलर पैरासीटामोल से सेटल किया जा सकता है। मेजर जो प्रॉब्लम होता है वो यूजुअली एम्बोलाइजेशन में नहीं होता है, जैसे मेजर क्लॉट्स, ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें एम्बोलाइजेशन में नहीं होती है। अब हम कंपेयर करेंगे कि ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट वर्सेस एम्बोलाइजेशन में क्या फ़र्क है। सो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ये मोस्टली ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा किया जाता है। सो इसमें रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है, राइट? क्योंकि टाँके लगते हैं, पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता है और जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसमें इन्फेक्शन, इंटरनल ब्लीडिंग, हेमाटोमा, ये सारी चीज़ें हो सकती है
ट्रेडिशनल सर्जरी में। अगर हम इसको एम्बोलाइजेशन से कंपेयर किए तो एम्बोलाइजेशन ये बहुत ही प्रिसाइज ट्रीटमेंट होता है, जिसमें जहाँ पे डिसीज है वो हमको इमेज में दिखता है। इसलिए बहुत बार हम इसको इमेज गाइडेड सर्जरी भी बोलते हैं कि इमेज गाइडेड सर्जरी द्वारा जहाँ पे प्रॉब्लम है बस उसी को टारगेट करके उसी को ट्रीट किया जा रहा है। इस तरीके से अगर ये प्रिसाइज ट्रीटमेंट है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे, इसमें रिकवरी टाइम भी बहुत है। जो ट्रेडिशनल सर्जरी में सूचर रिलेटेड थिंग है, इन्फेक्शन है, वो अगर आप एम्बोलाइजेशन में कंपेयर किए तो ये सब काफ़ी कम है। और कॉस्मेटिकली भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पर स्कार नहीं होता एम्बोलाइजेशन में। जैसे ब्लड सैंपल देने के लिए एक छोटी सी नीडल अंदर जाती है, बस उतनी ही नीडल से ये सारी सर्जरीज होती है। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें एडवांटेजेस कितने ज़्यादा हो सकते हैं। अगले लास्ट 5 मिनट्स मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एम्बोलाइजेशन बेसिकली होता क्या है और इसे किस किस प्रकार के डिसीजेज में ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपके आसपास में कोई प्रोस्टेट से सफ़र कर रहा है, कोई फाइब्रॉइड, कोई नी आर्थराइटिस या कोई वेरिकोज वेन से सफ़र कर रहा है तो आप उनको ये एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग सर्जरी के नाम से डरते हैं। ये सर्जरी नहीं है, ये इमेज गाइडेड मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। इमेज देख के हम ट्रीट करते हैं। जो आपका सीटी स्कैन, एमआरआई या एंजियोग्राफी में जो एबनॉर्मलिटी दिखती है बस उसी ही टारगेट करते हैं। तो इसका एफिशिएंसी, इसका इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है, मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तो अगर आपके आसपास कोई भी इस बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं तो आप उनके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो नीचे दिए हुए आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।